हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इलास्टिसिटी डिस्कस किया था। अब इलास्टिसिटी के मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में बनते हैं, और एनर्जी कंसेप्ट जो अपना बच गया था उस एनर्जी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी कंसेप्ट में क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं और अपने को क्वेश्चंस के साथ में किस तरीके से डील करना है। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, बस वो क्वेश्चन अपने को देखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट बताऊँगा मैं आपको रिलेशन बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नीटा, ये अपने पास क्या होता है, गामा होता है। इसको सही कर लेंगे, ये क्या होता है, गामा यंग मॉड्यूलस। तो हमने पढ़ा था गामा क्या होता था, यंग मॉड्यूलस होता था, यंग मॉड्यूलस। ये होता था बल्क मॉड्यूलस, और ये होता था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में आपस में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आपको रिलेशन क्या याद रखना है, 3/नीटा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू में 9/गामा। 9 ओवर में यंग मॉड्यूलस बराबर होता है 1/बीटा बल्क मॉड्यूलस 3/नीटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। ठीक है, अब इसको कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकता है, ये अपने पास जनरल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आपको ऐसे याद रखना है। अब इसको कैसे भी लिख सकता है, यहाँ से एलसीएम ले लेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 2 को इसके साथ, 2 को इसके साथ में, कई फॉर्म इसकी बन सकती हैं। तो यहाँ से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अगला है हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली होता क्या है, हिस्टेरेसिस लूप होता है अपने पास कोई भी इक्वेशन होती है या फिर कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं, वो एक्टिविटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी और फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगी, उसके पाथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एनी एक्टिविटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने ये कोई भी अपने पास रोड है, इस रोड के ऊपर इलास्टिक रोड है, ऐसे करके फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स से लगी होगी तो ये डिफॉर्मेशन इसमें ऐसे गया होगा, तो आगे जाने का डिफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन अपने पास ये हो गया, यहाँ तक आगे गया होगा तो डिफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब जब मैंने इसके ऊपर से फोर्स हटा दिया तो ये क्या गई होगी, ओरिजिनल पोजीशन में गई होगी। तो ओरिजिनल पोजीशन में बैक आने का ग्राफ ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ गैप बच गया, ये बैक आने का ग्राफ, ये आगे जाने का ये गैप बच गया। दिस गैप रिप्रेजेंट द डिफॉर्मेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफॉर्मेशन। देयर इज नो 100% इलास्टिक बॉडी इन दिस नेचर। नेचर में अभी तक इलास्टिक बॉडी कोई भी नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी की बात की जाती है तो क्वार्ट्ज, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वही होता है। लेकिन इस पृथ्वी पर अभी भी 100% इलास्टिक बॉडी कोई नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन करते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद में, तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंज रह जाता है अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में आती है फोर्स हटाने के बाद में। तो ऐसे फोर्स लगाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये, फोर्स हटाया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगी, लेकिन 100% गेन नहीं करेगी। दिस गैप रिप्रेजेंट डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। ये गैप जितना कम होगा बॉडी उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी, ये गैप जितना ज़्यादा होगा बॉडी उतनी कम इलास्टिक होगी। ये गैप कम होना चाहिए। अगर ये बहुत ही नज़दीक से जाता है, ऐसे करके ऐसे जाता है बिल्कुल, तो हम कहते हैं जी बॉडी क्या है, और ज़्यादा इलास्टिक है अपनी, क्योंकि डिफॉर्मेशन कम हुआ है। ये डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जितना कम डिफॉर्मेशन होगा बॉडी उतनी ज़्यादा इलास्टिक है। तो ये जो गैप है, गैप रिप्रेजेंट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन डिसाइड इलास्टिसिटी। ये जो गैप है अपने पास, ये गैप जितना ज़्यादा होगा बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, और ये गैप जितना कम होगा बॉडी की इलास्टिसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको ABCD में कोई भी 4 ग्राफ बना के दे सकता है। ये बस गैप अपने को देखना होगा। जिसका ऐसे पूछ लेगा मोस्ट इलास्टिक कौन है, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा, सबसे कम इलास्टिक कौन है, तो ये गैप से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने किसी भी बीम के ऊपर हमने फोर्स लगाया होगा, बीम थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा होगा, और ये नीचे वाली लेयर है इसके अंदर होगा कंप्रेशन। ये मेरे पास रोड है, अगर मैं इसको फोर्स लगा के ऐसे करके बेंड करता हूँ तो जो आउटर वाली लेयर है उसके अंदर एक्सटेंशन होगा, लोअर वाली लेयर में क्या होगा, कंप्रेशन। उसी के नाम से दिया हुआ, ये एक्सटेंशन स्ट्रेन होगा, इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेन है। ठीक है, तो आउटर वाली लेयर में हमेशा क्या होता है, एक्सटेंशन स्ट्रेन, लोअर वाली में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था लेयर का ओनली। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन अभी एग्जाम में बने नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है या फिर सबसे ज़्यादा अभी तक यहाँ से बना हुआ है, और थोड़ा बहुत अगर ग्राफ की बात करते हैं तो बस पॉइंट अपने को समझने। ठीक है, इलास्टिसिटी कर्व का पिछली बार पेपर में तुम्हारा इलास्टोमर्स का कर्व आया था, वो बताएंगे अभी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी कर्व जानने से पहले अपने को 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, 2-3 टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहला टर्म होता है डक्टिलिटी। क्या होता है, डक्टिलिटी।
बॉडी को कब हम डक्टाइल बॉडी बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डक्टिलिटी। और अगला जो एक और होता है ब्रिटलनेस, क्या होता है, ब्रिटलनेस। कब सब्सटेंस को हम लोग ब्रिटल सब्सटेंस बोलेंगे, कब सब्सटेंस को हम लोग डक्टाइल सब्सटेंस बोलेंगे, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो डक्टिलिटी क्या होती है, हमने बॉडी को क्या किया, डिफॉर्म किया, बॉडी को क्या किया, डिफॉर्म किया। डिफॉर्म करने के बाद बॉडी इलास्टिक नेचर से आगे निकल गई, इलास्टिक लिमिट से आगे निकल गई। इलास्टिक लिमिट के बाद भी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं हो। कई बार तुमने देखे होगे, हम किसी भी चीज़ को कितना ही बेंड कर दें लेकिन वो टूटती नहीं है, हम कहते हैं जी ये डक्टाइल है। कैसी है, डक्टाइल नेचर की बॉडी है। इलास्टिक लिमिट के बाद भी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी, टूटेगी नहीं। तो इलास्टिक लिमिट के बाद भी जो बॉडी ब्रेक डाउन नहीं करेगी, टूटेगी नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टाइल बोलेंगे, डक्टाइल सब्सटेंस, ठीक है। ब्रिटल सब्सटेंस कैसे बोलते हैं, द सब्सटेंस विच डज नॉट अंडरगो द इलास्टिक चेंज। ऐसे सब्सटेंस जो इलास्टिक चेंज के अंदर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे कांच की कोई भी नली है, कांच की कोई भी वस्तु को ऐसे थोड़ा सा ही टेढ़ा करता हूँ, टूट जाती है। इट इज़ द डक्टाइल वो ब्रिटल सब्सटेंस। तो ब्रिटल सब्सटेंस में बॉडी के ऊपर जैसे ही फोर्स लगाएंगे, ये डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा। विदाउट डिफॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बॉडी ब्रेक डाउन विदाउट डिफॉर्मेशन, विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, विदाउट किसी डिफॉर्मेशन के बॉडी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, हम ब्रिटल सब्सटेंस बोलेंगे। अब ये देखो, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। कई बुक में यहाँ पर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, ग्राफ चेंज हो जाती है पोजीशन। स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो बॉडी के ऊपर लगेगा, और ये क्या हो गया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। मैंने बॉडी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिफॉर्म हुई, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन स्ट्रेस डायरेक्टिव बॉडी स्ट्रेन चलेगा, ये यहाँ तक ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ तक क्या करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ हम पढ़ते भी थे, स्ट्रेस डायरेक्टिव फोर्स टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट। यहाँ के बाद देखो थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर यहाँ तक बॉडी अपने पास है, हमने क्या कर लिया, एक्सटर्नल फोर्स को बॉडी के ऊपर से हटा दिया। जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे उतना लेंथ में चेंज होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर मैंने फोर्स हटा दिया तो बॉडी सेम पाथ पर आएगी, ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगी। मैं कहूँगा हुक्स लॉ को फॉलो कर दिया, बॉडी 100% क्या है, इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, तो यहाँ से जब बॉडी ओरिजिनल शेप पर आएगी तो थोड़ा सा गैप बचेगा ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर लूप में मैंने बताया था, वो थोड़ा सा गैप बचेगा। लेकिन हम फ्री बॉडी को इलास्टिक बॉडी मान के चलते हैं। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे तो सेम पाथ को कवर करेगी, लेकिन थोड़ी सी बेंड हो गई। हमने क्या किया, अगर 99% 98% भी बॉडी ने अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया, उसको इलास्टिक मान के चलते हैं, वो ये वाला पॉइंट है। इसके बाद अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी फोर्स हटाने के बाद में, ठीक है। और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आता है अपने पास, बी पॉइंट। ये जो पॉइंट है, यहाँ तक डिफॉर्मेशन में बॉडी जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन में जाती है, टेम्परेरी इलास्टिसिटी को बॉडी रिगेन करेगी। और बी होता है अपने पास ब्रेकिंग पॉइंट। बी के बाद में क्या कर जाएगी बॉडी, यहाँ के बाद में टूट जाएगी। कई बुक्स में लिखा होता है या फिर कई स्टूडेंट बोलते हैं सी पर आके बॉडी टूट गई, सी पर नहीं टूटेगी। टूटने का प्रोसेस कहाँ पर शुरू हो जाएगा बॉडी का, बी पॉइंट पर। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं बी पॉइंट को। जब कोई वस्तु टूटेगी, मैंने फोर्स लगा के इसको तोड़ूंगा, तो टूटने से पहले थोड़ी बहुत एक्सटेंशन हो जाती है बॉडी के अंदर, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन और होता है, डायरेक्ट नहीं टूटती है। अगर कोई वस्तु टूटेगी तो डायरेक्ट सेपरेट नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो इलॉन्गेशन होगा, ये वही वाला इलॉन्गेशन है। तो बी तो ब्रेकिंग पॉइंट है। सी पर तो बॉडी एक दूसरे टूटने के बाद उससे अलग हो जाती है, सी पर क्या होती है, अलग। लेकिन ब्रेक कहाँ पर हो जाते हैं, बॉन्ड सारे यहाँ पर। इट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट, इट इज़ द इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट मतलब इससे अगर इस वाले रीजन की बात करेंगे, दिस इज़ द इलास्टिक रीजन। अगर हमने फोर्स सिर्फ इतना लगाया, बॉडी यहाँ तक आई है, तो इसके बाद ये इलास्टिक रीजन है, बॉडी इलास्टिसिटी को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। इसके बाद अगर जाता है, हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी प्लास्टिक बॉडी हो जाती है, नॉन इलास्टिक रीजन बोलते हैं इसको। अगर ये कर्व इधर पहुंच गया तो अब बॉडी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। कितना रिगेन करेगी, 70% 60%। उसको हम प्लास्टिक बॉडी के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास इलास्टिक कर्व। उसके बाद ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन अपने पास एयरफोर्स में या फिर नेवी में ये पूछा जाता है कि सर, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन था, एक तो हम क्या करते थे, किसी बॉडी को सपोर्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, तो आयरन के क्या लेते हैं, ब्लॉक लेते हैं। आयरन के क्या लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं, आयरन की रॉड। एक तो ठोस सॉलिड रॉड ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, होलो रॉड ले लेते हैं। जैसे
ये मेरे पास सपोर्ट है, एक सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट। तो यहाँ पर मैंने आयरन की रॉड ले ली है, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरे पास, एक मेरे पास ये सपोर्ट होगी, एक ये सपोर्ट होगी, एक रॉड मैंने यहाँ पर ले ली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो रॉड है ये होलो रॉड है और ये कैसी रॉड है, ये सॉलिड रॉड है। इसका रेडियस कुछ भी रहा होगा, इसका रेडियस मैं आर मान लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या रेडियस है, आर। ये होलो रॉड है तो इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस रही होगी, ये ठोस नहीं है, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। मैं किसी भी बिल्डिंग हो गया या फिर कोई भी और वस्तु होगी उसमें सपोर्ट के लिए होलो रोड लगाना और सॉलिड रोड लगाना, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये बताना है। मैं इस रोड को लगाऊं या फिर इस रोड को लगाऊं, कौन सी ज़्यादा पावरफुल होगी, किसको लगाना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो हम हमेशा आंसर सॉल्व करते हैं, दिस इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड रोड। आपने देखा भी होगा सपोर्ट लगाते हैं ऊपर, आपने टीन सेट वगैरह डालते हैं, आप कुछ उसमें होलो रोड लगाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड रोड। क्यों? क्योंकि टॉर्जन होता है। अगर जैसे ही इस रोड के ऊपर लोड पड़ेगा तो ये रोड क्या हो जाएगी, जल्दी से बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जल्दी से बेंड हो जाएगी। इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये रोड जल्दी से बेंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होती है एयर, एंड एयर इज़ द 100% नॉन इलास्टिक बॉडी। एयर क्या है, कभी भी कंप्रेस नहीं होती है, नॉन इलास्टिक बॉडी है। तो कंप्रेस नहीं होगी तो इसके क्या कर रही है, एक पावर प्रोवाइड कर रही है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये रोड लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टॉर्क, अब टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे जी, तो टॉर्क होलो रोड के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड रोड। एक सेकेंड, इस कंसेप्ट का मैं एक ऑप्शन और देता हूँ आपको। टॉर्क होलो रोड के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड रोड के, बिल्कुल ठीक है। कैसे होता है देखिए, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बताया था रोटेशनल मोशन में, टॉर्क इजिकल टू में क्या होता है, आर क्रॉस है। इसका एक ऑप्शन और है वो मैं बताऊंगा। टॉर्क ज़्यादा होने का मतलब क्या है, फोर्स ज़्यादा, भाई रेडियस तो इसका मतलब ये रोड ज़्यादा फोर्स को अपने ऊपर बियर कर सकती है एज कम्पेयर टू दिस रोड। टॉर्क ज़्यादा हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फोर्स सपोर्ट को या फिर वेट को अपने ऊपर बियर कर सकती है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है सॉलिड रोड के लिए ये। अगर मैं होलो रोड की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, होलो रोड की बात करूँगा, तो होलो रोड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पर दो रेडियस बन जाएंगी, एक तो ये अंदर वाली रेडियस, एक बाहर वाली रेडियस। तो यही फॉर्मूला होलो रोड के लिए क्या बन जाएगा, टॉर्क होलो, ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई एन R2 की पावर 4 R1 की पावर 4 ओवर में 2L। एल क्या होती है, इस रोड की लंबाई होती है, एल क्या होती है, लंबाई होती है, इस रोड की लेंथ होती है। तो होलो रोड के लिए फॉर्मूला ये बन जाता है और सॉलिड रोड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टॉर्क इन होलो और टॉर्क। तो होलो पता है, सॉलिड पता है, दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैल्यू याद रखना, टॉर्क होलो देखो ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो इन दोनों का जब रेशियो निकालना चाहेंगे तो टॉर्क होलो ओवर में टॉर्क सॉलिड इज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये टॉर्क ज़्यादा हो गया, मतलब फोर्स ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा वेट को अपने ऊपर बियर कर सकती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड रोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा सबको, नेवी में भी पूछा गया और एयरफोर्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपने पास लास्ट कंसेप्ट इसका, एनर्जी कंसेप्ट। कौन सा आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर कोई बॉडी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जाती है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर किसी बॉडी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। ठीक है, तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, और एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। ये एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी ये होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये क्या होती है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, और ये क्या होती है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ये होती है, ठीक है। हम इसको वर्क डन, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी तो वर्क डन ही होता है, तो वर्क डन फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं, अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखते हैं, कहने का मतलब क्या, मेरा कोई भी रॉड रही होगी, ठीक है, ये रॉड है, इस रॉड की थिकनेस ये, मैंने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गया मेरे पास, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसमें थोड़ी सी लेंथ में चेंजमेंट आ गया, ये क्या हो गया, फोर्स अप्लाई कर दिया, तो पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी मान लेता हूँ मैं एल रही होगी, अभी डेल्टा एल का इसके अंदर क्या हो गया, चेंज आ गया, ओरिजिनल लेंथ एल रही होगी, डेल्टा एल का क्या आ गया, इसके अंदर चेंज हो गया, तो मैं कहता हूँ जी स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या हो गया मेरे पास, डेल्टा एल बाई एल हो गया। अब मैंने फोर्स लगाया होगा और लेंथ में चेंज हुआ होगा, तो एक चीज़ तो मैंने पढ़ी है जी, वर्क डन इज इक्वल टू में तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता ही है, तो मैंने फोर्स भी लगाया और लेंथ में भी चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कुछ ना कुछ काम किया मैंने। वो जो मैं काम करता हूँ वो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्यों स्टोर होगा, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, अगर बॉडी मूव कर रही होती है तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, इफ़ द एनर्जी स्टोर्ड, या फिर कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ है बॉडी का, अभी वाली बॉडी थी, बॉडी का सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ है, तो एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, तो टोटल एनर्जी क्या होती है मेरे पास, यही निकल के आएगी, ठीक है। अब देखो, मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, मैंने यंग मॉडुलस पढ़ा है, यंग मॉडुलस क्या कहता है अपने को, यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस क्या कहता है मेरे को, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग मॉडुलस किस में, लेंथ के केस में, तो यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेन इंटू में गामा, या फिर स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस इंटू में ओवर में गामा। मेरे को ये दो वैल्यू चेंज करनी है, बस ये दो वैल्यू पुट करनी है। मैं पहली वैल्यू को, स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ, ये क्या हो गया स्ट्रेस, गामा इंटू में स्ट्रेन, तो इसका मतलब हो गया गामा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम। अब दूसरे में क्या करता हूँ, स्ट्रेन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हाफ स्ट्रेस, ये क्या हो गया स्ट्रेस बाई गामा इंटू में वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, हाफ स्ट्रेस वॉल्यूम ओवर में गामा, ठीक है। तो देखो एक एक्सप्रेशन तो मेरे पास ये था, दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया, और तीसरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। ये तीन एक्सप्रेशन होते हैं अपने पास एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम के अंदर। अगर तुमको स्ट्रेस भी गिवन है, स्ट्रेन गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तीनों चीज़ गिवन है एग्जाम के अंदर, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मेरे को स्ट्रेन, यंग मॉडुलस गिवन है और स्ट्रेन गिवन है और वॉल्यूम तो रहेगा ही साथ में, टोटल एनर्जी की बात करूंगा, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा एनर्जी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, इस वॉल्यूम को तो हटाना है, तो गामा इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हाफ, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाई गामा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे पास। बस इस वॉल्यूम को हटाया मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम बनाने के लिए क्या किया, इस वॉल्यूम को हटाया मैंने इसके अंदर से, वॉल्यूम को हटा दो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे को अगर क्या गिवन है, ओनली स्ट्रेन गिवन है और या गामा गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, स्ट्रेस गिवन है, गामा गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो ये तीन एक्सप्रेशन होते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया सबने ये, टोटल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ छोटे छोटे। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि थर्मल इलास्टिसिटी क्या होती है और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होती है। थर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी दोनों में आपस में रिलेशन बताना है। चलिए यहाँ पर लिख लो थर्मल इलास्टिसिटी। थर्मल इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं ई टी से। थर्मल इलास्टिसिटी पी के बराबर होती है प्रेशर, क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आइसोथर्मल बोलते हैं। आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट रखना है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो अदर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर पर यूनिट एरिया के बराबर ही आएगा। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की, इसकी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी,
तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को ई थीटा से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, टेम्परेचर रहेगा कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, तो ये बन जाएगी गामा पी के बराबर। गामा पी के बराबर क्यों? क्योंकि गामा क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, जब बॉडी एडियाबैटिक की बात करते हैं हम लोग, वो सॉरी ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा। वैल्यू हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज भी देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है। फिलहाल इसकी वैल्यू क्या याद रख लो आप लोग, 1.4। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो इसको भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिखेंगे। क्या होती है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया ये बन जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियम में चेंज होता है। तो कभी भी थर्मल इलास्टिक की बात करें, आइसोथर्मल, तो कभी भी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करें तो ये होगा, कभी भी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की बात करें तो ये एक्सप्रेशन अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक में प्रेशर होता है, एक में क्या होता है, गामा पी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया तुम्हारा। सेकंड, नॉर्मल स्ट्रेस मैंने आपको बताई थी, टेंसाइल स्ट्रेस को ही बोलते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस बताई थी मैंने, शियर स्ट्रेस को बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास परपेंडिकुलर स्ट्रेस, मैंने बताई थी किसको बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेस को। और परपेंडिकुलर स्ट्रेन जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। ये तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू पॉइजन रेशियो की देखी थी। पॉइजन रेशियो की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, -1 से 1/2 का तो होती है, और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है, 0 से 1/2 तक। ये भी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। हाँ, अब लास्ट देख लेंगे हम लोग, ब्रेकिंग स्ट्रेस देखेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, दो चीज़ और, ब्रेकिंग स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस यहाँ पर लिखा होगा, चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन थ्योरी का आया हुआ है, एक तो किसका, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक हो गया अपने पास थर्मल स्ट्रेस। आपको क्वेश्चन दिया होगा डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड ऑन लेंथ, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऐसे करके। तो इन दोनों का एक कॉमन चीज़ याद रखेंगे, दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। जो क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी रॉड का या फिर किसी भी हम लोग उसका लेंगे वस्तु का, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन रेडियस की पावर 4 के होगा, लास्ट कंसेप्ट अपना। जैसे ये मेरे पास कोई भी रॉड थी, चाहे मैं रॉड को ऐसे ले लूँ या फिर मैं रॉड को कैसे ले लूँ, इस टाइप से ले लूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर इसको दो सपोर्ट के ऊपर ऐसे करके डाल दूंगा मैं, यहाँ से फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके, ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो जब मैं फोर्स लगाने के बाद इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा, क्या आएगा, डिफॉर्मेशन, इसकी लेंथ में जो डिफॉर्मेशन आएगा, दिस डिफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में रेडियस की पावर 4। रेडियस जितनी ज़्यादा, डिफॉर्मेशन उतना कम। इसकी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, डिफॉर्मेशन उतना कम होगा। रेडियस जितनी कम होगी, डिफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा, लेकिन रेडियस की पावर 4 के होता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूँ, देन टू व्हाट एक्सटेंट द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी विल चेंज। अगर रेडियस डबल कर देता हूँ तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। तो डिफॉर्मेशन 16 गुना क्या होगी, कम हो जाएगी रेडियस डबल करने पर। रेडियस हाफ करेंगे तो 16 ऊपर आ जाएगा, तो डिफॉर्मेशन 16 गुना क्या हो जाएगी, सब्सटेंस की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अंदर देख लो, इसके अंदर देख लो, तो वो आप लोग मैसेज में कमेंट कर सकते हो, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी में बस इतना आता है, इसके बाहर आज तक ना तो डिफेंस के अंदर कोई क्वेश्चन बना है, एयरफोर्स नेवी के अंदर ना बनेगा, ये कंप्लीट है। इसके अगले वाला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, सरफेस टेंशन वाला, या फिर उससे भी कोई दूसरा देख लेंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहीं पर करते हैं, इनके सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। असाइनमेंट आपको यहीं पर मिल जाएगा, बैच के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।